इमेजिन करो कि तुम एक गेम के इतने एडिक्ट हो गए हो कि तुमने पूरे 10 साल लगा दिए बस आखिरी बॉस रूम तक पहुंचने के लिए। और अब जब तुम फाइनली वहीं पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह सब बस एक टेस्ट था, ये जानने के लिए कि क्या तुम इस दुनिया में कदम रखने के लायक हो भी या नहीं। और अब तुम वही बर्बेरिस बन चुके हो जो तुमने इस गेम को कंप्लीट करने के लिए चुना था। और मुझे पता है आपको इस सीरीज का बहुत ही ज्यादा इंतजार था, लेकिन मैं इस सीरीज को इसीलिए नहीं स्टार्ट कर पा रहा था क्योंकि मैं पहले से ही 2 सीरीज भी काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब मैंने उन दोनों को कंप्लीट कर दिया है और उनके नए चैप्टर आने में अभी टाइम है और मुझे पता है कि आप 5 से 10 मिनट की वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं ताकि अच्छे खासे चैप्टर आ जाए और मैं एक लंबी वीडियो बना पाऊं। लेकिन तब तक के लिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहानी है हमारे प्रोटेगर की, एक ऐसा बंदा जो हमेशा से बहुत वीक था और उसने अपना काफी टाइम हॉस्पिटल में बिताया। वह हमेशा से गेम एडिक्ट रहा है, ठीक मेरी तरह, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि पहले जैसे अच्छे गेम्स अब रिलीज नहीं होते। फाइनली उसे एक फोरम मिला जहां एक नए गेम पर डिस्कशन चल रहा था। कहा जा रहा था कि यह गेम बाकी गेम से काफी अलग है क्योंकि इसमें प्लेयर को 100% मेहनत खुद करनी पड़ देती है। गेम का नाम था डंजो एंड स्टोन, एक EDRPG जो 2D ग्राफिक्स में था। शुरुआत में हमारे प्रोटेगर को यह गेम कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि यह सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि यह गेम फ्री था, उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब कैरेक्टर सिलेक्ट करने का टाइम आया तो उसके सामने कई ऑप्शंस थे, जैसे ह्यूमन, ड्वार्फ, एल्फ, बर्बेरिस और फरी। लेकिन वहां एक और ऑप्शन था जिसके नीचे 3 क्वेश्चन मार्क बने थे, जो शायद रैंडम या कोई सीक्रेट कैरेक्टर हो सकता था। प्रोटेगर ने रैंडम किसी को भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वह यह गेम ज्यादा देर तक खेलेगा और उसने बर्बेरिस चूज कर लिया। गेम को देखते ही उसने सोचा कि यह तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वह ऐसा फंसा कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह से इस गेम का एडिक्ट हो गया। इस गेम में कुछ यूनिक क्लासेस है और कुछ पूरी तरह बेकार है। तुम्हें एक NPC से अलायंस बनानी पड़ती है और जब तुम मरते हो तो सब फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरुआत में यह काफी कूल था, लेकिन फिर वह बार बार मरता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने हॉस्पिटल में खेलना शुरू किया। फिर वो सिविल सर्वेंट बन गया, फिर उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जॉब भी करने लगा। मगर इन सब के दौरान भी उसने हमेशा डंजो एंड स्टोन खेला, पर फिर भी वह बार बार मरता रहा और फिर पूरे 9 साल बीत गए और अब फाइनली वो फाइनल बॉस रूम में पहुंच गया। उसने अबीस गेट तक पहुंचने के बाद आराम की सांस ली। उसने तो जश्न भी मना लिया, ये सोचते हुए कि कोई और ऐसा नहीं होगा जिसने इस गेम को 9 साल दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बॉस रूम में एंटर करना है या नहीं। और जब वो यस सिलेक्ट करता है तो गेम उसे वन करता है कि वो शायद वापस ना आ सके और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसे एंटर करना है। ऐसा लगता है जैसे गेम उसे वार्निंग दे रहा हो, मगर हमारे प्रोटेगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली यस सिलेक्ट करते ही गेम लोडिंग शुरू कर देता है और प्रोटेगर सोचने लगता है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा, मगर गेम उसे बताता है कि उसने एबिस तक पहुंच के ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर दिया है। प्रोटेगर चौंक जाता है कि गेम इसे ट्यूटोरियल बता रहा है और फिर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि अब गेम का टेक्स्ट कोरियन में आने लगता है। प्रोटेगर पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, यह सोचते हुए कि उसने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। मगर तभी गेम टारगेट कंफर्म करता है और उसके मॉनिटर से अजीब रोशनी निकलने लगती है जो उसे पूरी तरह से ढक लेती है और उसे दर्द महसूस होने लगता है और वह पूरी तरह मॉनिटर में इंगल्फ हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। उसे एक आवाज आती है जो धीरे धीरे तेज होने लगती है, मुबारक हो जवान वॉरियर्स, आज तुम सभी इस पवित्र जगह को छोड़कर सच्चे वॉरियर्स बन जाओगे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है क्योंकि जहां देखो वहां टॉर्चस है और उसके चारों ओर मजबूत मस्कुलर बर्बेरिस खड़े हैं और ऊपर से एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था कि अपने लिए सही वेपन उठा लो। प्रोटेगर सोचने लगा कि क्या यह गेम की कोई इंट्रोडक्शन है।
उसकी बॉडी अब बिल्कुल फिट लग रही थी, जो कि हार्ड मसल्स और टैटू से घिरी हुई थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वह सच में एक बर्बेरिस बन चुका है। तभी बूढ़ा आदमी फिर से बोलने लगता है। कहता है कि जिन्हें बुलाया गया है वह आगे आए। पहले उसने वैन यानी कैरिक के तीसरे बेटे को बुलाया। वह जवान आदमी बूढ़े के पास जाकर एक डबल हेडेड एक्स चूज करता है। इसके साथ ही अनाउंस हो जाता है कि अब वह वॉरियर बन चुका है। फिर उसने फिनाइड अनी को बुलाया और ऐसे ही सबने अपनी अपनी आर्मामेंट्स चुननी शुरू कर दी। फिर वो कहता है, रफदोनिया की कृपा तुम जवान वॉरियर्स पर बनी रहे। और तब जाकर प्रोटेगर को समझ आता है कि वह सच में डंजो एंड स्टोन गेम के अंदर है और वह एक बर्बेरिस बन चुका है का है, जो कि वही कैरेक्टर था जो उसने चुना था। अभी वह समझ ही रहा था कि यह सब कैसे हुआ कि तभी किसी ने कहा, यह सच नहीं हो सकता। उसके बगल में खड़ा बर्बेरिस पूरी तरह डरा हुआ कहता है कि वह सब डंजो एंड स्टोन गेम में है। अब वह बस यह जानना चाहता है कि वह वहां कैसे पहुंचे। इससे प्रोटेगर को समझ आया कि यह बंदा बाकी बर्बेरिस से अलग है। लगता है वह अकेला नहीं है जो इस गेम में एंटर कर चुका है। तभी वह बूढ़ा बर्बेरिस कहता है, किसने मुंह खोला? तुम थे क्या? प्रोटेगर पूरी तरह शॉक में चिल्लाया कि वह नहीं था और गुस्से में उस बंदे को घूरने लगा जिसने असल में चिल्लाया था। और जब वो बूढ़ा उसे देखता है और उसे कंफर्म करता है तो ये तुम थे। वो बर्बेरिस जल्दी से पूछने लगा कि क्या वो लोग डंजो एंड स्टोन में है। तभी बूढ़ा आदमी सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका सिर काट दिया। फिर वो चिल्लाकर कहता है, कर लिया का बेटा ईविल स्पिरिट से पजेस्ड हो गया था। और वह बाकी बर्बेरिस से कहता है कि उस ईविल स्पिरिट के मुंह से निकली हुई सारी बात अपने दिमाग से निकाल दो और सेरेमनी को कंटिन्यू करो। इतना सुनते ही प्रोटेगर को काफी कुछ समझ आ गया। पहली इंफॉर्मेशन यह है कि जो लोग उसकी तरह गेम में एंटर हुए हैं वह ईविल स्पिरिट्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि और अगर किसी को भी यह पता चला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरी इंफॉर्मेशन यह है कि अगर उसने इसके बारे में कुछ कहा होता तो उसकी गर्दन अब तक जमीन पर लोरक रही होती। तभी वह बुढ़ा बोलता है, सैनिक के चौथे बेटे आगे आओ। यह सब सिचुएशन देखकर प्रोटेगर की हालत खराब हो गई, क्योंकि एक एक करके बाकी लोग बुलाए जा रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोटेगी जैसे लोग बुलाए जा रहे थे तो प्रोटेगर ने एक प्लान बनाया कि अगर नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड के बाद भी अगर कोई नहीं आया तो वह जाएगा। तभी एक और नाम अनाउंस होता है, जैडल का बेटा। बर्न और प्रोटेगर गिनता है। 1-2 नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड्स के बाद ही प्रोटेगर ने फाइनली आगे बढ़ने का फैसला किया और हमें भी पता चला कि उसका नाम बर्न है, जो कि जैडल का बेटा है। प्रोटेगर आगे बढ़ता है और उस आदमी को देखता है। वह दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे हैं। बूढ़ा आदमी उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वह अपनी पसंद का कोई भी वेपन चुन ले। वेपन्स के कई ऑप्शंस थे और जो वेपन प्रोटेप्रग्निस्ट ने चूज किया उस पर बूढ़े को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वो लिटरली एक शील्ड थी। प्रोटेगर के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन था। इसी बीच बाहर कंप्यूटर अपने आप अपडेट हो रहा था। उसमें लिखा आ रहा था कि ऑब्जेक्ट की ओवरवेनिल लेवल +24 तक इंक्रीज थी और ये इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर दी गई। फिर हमें प्रोटेगर का स्टेटस दिखा, मगर प्रोटेगर के हिसाब से जब उसने पहली बार बर्बेरिस चूज किया था तब उसने सोड उठाया था, क्योंकि वो तगड़ी लग रही थी। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बार बार मरता जा रहा था, बिल्कुल नूब की तरह। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी कंफ्यूज हो गए थे और वह बस मरता ही जा रहा था। फिर उसने 2 हैंडेड एक्सेस मैसेज हैमर्स सब ट्राई कर लिया, लेकिन एंड में रिजल्ट हमेशा सेम ही था। वो बजर्क मोड में एंटर करता और फिर से मर जाता। फिर एक दिन वह शहर में घूम रहा था जब उसे एक शील्ड दिखी। शील्ड कुछ अलग थी। फिर उसे समझ आया कि बारबेरियन क्लास की व्हाइट लिस्ट अच्छी होती है, जो उसे टैंक बनने के लिए परफेक्ट बनाती है। शुरुआत में इसे सीखना चैलेंजिंग था, क्योंकि शील्ड की वजह से स्किल्स सीखने में टाइम लगता था। लेकिन बाद में जब उसने स्ट्रैंग पर मॉन्स्टर्स को हराना शुरू किया तो वो लिटरली ऑन हार्म रहता था। मतलब यह बर्बेरिस पूरी तरह ओवरपावर क्लास थी और इसी वजह से उसने शील्ड चूज किया। अब सेरेमनी खत्म हो चुकी थी, गेट्स खुल चुके थे और बर्बेरिस को सीधे लेबिरिंथ में एंटर करना था।
जिस शहर में लेबिरिंथ है उसे राफिया कहते हैं और लीडर के ऑर्डर पर सब अंदर की ओर दौड़ पड़े। सब एक साथ डिस्पेलर थे, पर यह कोई नहीं जानता था कि वह जा कहां रहे हैं। तभी जो बंदा सबको लीड कर रहा था वह अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है कि वह रास्ता भूल गया। सबको गुस्सा आ जाता है, जिससे वह बेचारा टेम्पररी लीडर की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। अब एनर की दूसरी बेटी फेनेलिन लीड ले लेती है। प्रोटेगर बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने अनाउंस किया कि वह भी रास्ता भूल गई है, वह उदास दिख रही थी और प्रोटेगर सोचने लगा कि यह ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन वह भी ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर सकता। फिर उसने उसे साइड में खींचा। अब तुम सोच रहे होंगे कि वह रात के इस टाइम पर कहां जा रहा है, लेकिन तभी उसने एक ग्रुप की तरफ इशारा किया जो कि जरूर लेबिरिंथ में जा रहे होंगे, और उससे कहा, क्यों ना हम इनको फॉलो करें, फेनेल को समझ आता है प्रोटेगर का क्या मतलब था। और वह जल्दी से सबको बताती है कि अब उसे लैबिट का रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने सच में लेबिन्स का एंट्रेंस ढूंढ लिया, पर प्रोटेगर सोचने लगा कि क्या अंदर जाना सही डिसीजन होगा। वह सीरियस बर्बेरिस ग्रुप को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। उसकी पूरी लाइफ दूसरी दुनिया में बीमार रहकर बीती थी और उसने कभी फाइट्स नहीं की, तो क्या वह सच में अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मार सकता है? लेकिन कम से कम उसे गेम की टैक्सेस तो पे करनी है, क्योंकि डंजो एंड स्टोन में ऐसा सिस्टम है। दरअसल 20 की एज के बाद जो टैक्सेस पे नहीं करता उसे लिटरली मार दिया जाता है। और पैसे कमाने के दो तरीके हैं, एक तो लैबिट में एंटर करके मॉन्स्टर से लड़ना और दूसरा हम्बल जॉब करना, जैसे कि बार्स मार्केट्स वगैरह में। लेकिन यहां एक छोटी प्रॉब्लम है, वो एक बार बेरियन है और बर्बेरिस की रेपुटेशन है कि वो वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये गेम की सेटिंग के कारण है, पर बदले में उन्हें शुरुआत से ही वेपन्स मिलते हैं। और प्रॉब्लम यहां यह है कि लैबिट सिर्फ महीने में एक बार ही खुलता है और अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो अभी के लिए वह यही फंसा हुआ है। तभी वह लड़की उसका हाथ पकड़ के खींचती है, कहती है कि उन्हें अभी अंदर जाना होगा क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। वह उससे कहता है कि वह पहले जाए, वह उसके पीछे आ जाएगा, लेकिन जाने से पहले वह उसे धन्यवाद देती है। वह कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वह कहती है कि वह जानना चाहती है कि वह कैसे उसके जैसा समझदार बन सकती है, क्योंकि उसने कभी किसी बर्बेरिस को इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा और वह भी उसके जैसा बनना चाहती है। खैर, उसे तो फिर से किसी और क्लास में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि बर्बेरिस बिल्कुल बेवकूफ ही होता है। लेकिन वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो वह बस कहता है कि बस सोचो और आम इंसान की तरह एक्ट करो। वह खुशी खुशी धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर वह लेबिन से जिंदा वापस आता है तो वह उसे इनाम देगी। मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर यह लड़की उसे कैसा इनाम देगी। क्या इनके बीच कुछ होने वाला है? लेकिन जो बात हमारे प्रोटेगर में अटक गई वो थी जिंदा वापस आना। बर्बेरिस इस गेम में मौत से नहीं डरते, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। तो प्रोटेगर पूछता है कि क्या वह भी मरने से डरती है। वह थोड़ी देर सोचती है और पूछती है, क्या यह ओबवियस नहीं है? हां, वह डरती है, पर वह जन्मजात योद्धा है। अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो तुम बर्बेरिस नहीं। इस बात से उसे समझ आ गया कि अब उसे लेबिन्स में जाना ही होगा, तो यही सही। और बर्बेरिस होने के नाते उसने डर पर काबू पाना सीख लिया है और अब वह अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब डंजों के अंदर उसे सचमुच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम डंजों और स्टोन की बात करते हैं तो प्रोटेगर एक वेटरन है। इसका मतलब उसे पता है कि दीवारों पर क्रिस्टल्स होने चाहिए जो कम से कम रास्ते के कुछ हिस्सों को रोशन करें। तो उसे समझ में आ गया कि उसे सीधा डार्कनेस के अंजर में भेज दिया गया है और उसके 9 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वह धीरे धीरे दीवारों को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसे लगा कि वह बहुत धीरे जा रहा है, वह एक बेर ट्रैप में फंस गया। वह दर्द में लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा क्योंकि दुश्मन पास में हो सकता था। और गैस करो क्या, प्रोटेगर गलत नहीं था। देखो, वहां छोटी सी शैतानी चीज छुपी हुई है। सबसे बुरी बात यह है कि यह बड़े चालाक होते हैं। ये तभी हमला करते हैं जब आप काफी कमजोर हो चुके होते हैं, पर फिर वह खुद पर गुस्सा करता है कि वह शिकायत क्यों कर रहा है, और उसी वक्त वह चिल्लाने लगता है कि सामने आओ,
यही तो वह चाहता है। वह खड़ा हो जाता है, जबकि उसके पैर में ट्रैप के झर की वजह से कोई एहसास नहीं बचा। वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गॉबलिन को लड़ाई के लिए ललकार होता है। असल में वो अब डेस्प्रिंग को गालियां भी देने लगता है। सबसे बुरा यह हुआ कि उसी वक्त प्रोटेगर ने क्रीचर के कदमों की आवाज सुनी, जिससे उसे समझ में आ गया कि गालियां देना वाकई असर कर रहा है। तो उसने नाटक करने का फैसला किया कि वह भाग रहा है। वह चलता है तो क्रीचर भी चलता है, वो रुकता है तो क्रीचर भी रुक जाता है। यह देखकर प्रोटेगर ने प्लान बदलने का फैसला किया। वह पूरी तरह से गिर पड़ता है ताकि गॉबलिन को बेवकूफ बनाया जा सके। वह क्रीचर कुछ दूरी पर खड़ा रहता है और देखता है कि क्या वह सचमुच मर गया है, और वह चालाकी से प्रोटेगर के सिर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, यह देखने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं। यह हमारे बर्बेरिस को पूरी तरह से गुस्से में ला देता है, और मुझे लगता है कि यह गॉबलिन उन बर्बेरिस से भी ज्यादा होशियार है जो लैबिट ढूंढने की कोशिश में खो गए थे। जैसे ही गॉबलिन करीब आता है, तभी प्रोटेगर एक बड़ी गलती करता है। वह वॉर चूक जाता है, और इससे भी बुरी बात यह है कि वह गॉबलिन को हंसते हुए देखता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर उसका खून खोल उठता है और उसका शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। वो गॉबलिन पर वॉर करता है जो शायद उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया हो। और दोस्तों, यह बर्बेरिस की असली ताकत है।